दोस्तों, एक एसी लेते वक्त हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं कि हम कौन से ब्रांड का एसी लेना चाहिए, कितने टन का एसी हमारे लिए सही होगा, इन्वर्टर वर्सेस नॉन इन्वर्टर एसी, कौन सा एसी बेटर होता है, कितने स्टार रेटिंग वाला एसी अच्छा होता है, कौन से बेस्ट एसीज अवेलेबल है अभी फ़िलहाल के टाइम पे मार्केट के अंदर। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे और उन सबके जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के एंड तक आप एक एसी बाइंग एक्सपर्ट बन चुके हो। मैं हूँ आपका होस्ट मिस्टर नोन। Let's begin. सबसे पहले बात करते हैं कि एसी काम कैसे करता है। तो एक एसी और कुछ नहीं करता, एक रूम के अंदर जहाँ भी वो लगा होता है वो रूम की गर्म हवा को बाहर निकालता है। और ऑब्वियसली जब आप हवा में से गर्म हवा निकाल दोगे तो सिर्फ ठंडी हवा बचेगी, क्योंकि दो तरीके की हवा होती है, ठंडी और गर्म। जब गर्म हवा निकाल देता है तो सिर्फ ठंडी हवा बचती है और उसको वापस से उस रूम के अंदर वो वापस छोड़ देता है। इस तरीके से एसी काम करता है। मैंने सोचा ये आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग को शायद अभी भी ना पता हो। सबसे पहला सवाल हमारे मन में होता है कि हम कितने साइज़ वाला एसी लें, कितने टन का एसी लें। अगर हम साइज़ कैटलॉग की बात कर ले तो अगर आपका घर 80 स्क्वायर फुट से कम है तो आपके लिए 0.75 टन का एसी सही रहेगा। अगर 80 से 120 स्क्वायर फुट का घर है तो 1 टन का एसी सही रहेगा। अगर 120 से 190 स्क्वायर फुट का घर है तो 1.5 टन का सही रहेगा। अगर 190 से 300 स्क्वायर फुट का घर है तो 2 टन का एसी सही रहेगा। अब बात कर ली जाए ये टन होती क्या है। जैसे कि मैंने बोला कि एसी और कुछ नहीं करता, हीट रिमूव करता है। तो 1 टन वाला एसी 1 टन हीट 1 घंटे के अंदर बाहर निकालेगा। उसी तरीके से 1.5 टन वाला एसी 1.5 टन ऑफ हीट 1 घंटे के अंदर बाहर निकालेगा। मतलब जितना ज़्यादा टन उतना ज़्यादा उसकी कूलिंग कैपेसिटी। अब ये हीट रिमूविंग सिर्फ हमारे ऊपर निर्भर नहीं रहती है कि हम सिर्फ हीट नहीं छोड़ते हैं। ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में रह रहे हो। अगर आप दिल्ली जैसे सिटी में रह रहे हो जहाँ पर टेम्परेचर कभी कभी 45 डिग्री तक भी पहुँच जाता है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ रह रहे हो। उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कौन से टन का एसी बाय करना है। सेकेंडली, आपने एसी कहाँ लगाया है, कहाँ इंस्टॉल करा है। अगर आपने एसी को डायरेक्ट सनलाइट के ऊपर इंस्टॉल कर दिया है, कहाँ से, जहाँ पर उसको डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर हीट ज़्यादा आ रही है, तो उसको ज़्यादा हीट निकालना पड़ रहा है अपने रूम से, तो वहाँ पर भी उसका टनेज का फ़र्क पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसके ऊपर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमको कौन से साइज़ का और कितने टन का एसी लेना है। तो जो सेकंड पैरामीटर है वो है हमारा एसी कितना बिजली खाने वाला है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमने एसी ख़रीदना एक बार है पर बिजली भरना हर महीने है। देखो, पहली बात तो मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिक कंजम्पशन सिर्फ एक पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करती, ये बहुत सारे पैरामीटर पर डिपेंड करती है। जैसे कि तुमने कितने टन का एसी लिया है, कितनी स्टार रेटिंग का एसी है, कौन से मोड पर तुम फ्रीक्वेंटली उसको यूज़ करते हो और कितना यूज़ करते हो तुम एक दिन के अंदर। तो आपको पहली बात मैं बता दूँ कि एसी के अंदर 6 तरीके के मोड होते हैं। तो पहला है कूल मोड, जो बेसिक मोड है। सेकेंड है फैन मोड, जिसके अंदर कंप्रेसर बंद रहता है और फैन चलता है। थर्ड है ड्राई मोड, जो ये वो लोगों के लिए सूटेबल है जो ह्यूमिड क्लाइमेट में रहते हैं और जिनका घर समंदर के करीब है। फोर्थ है एनर्जी पावर सेवर मोड। इसके अंदर होता क्या है, अगर हमने समझो एक टेम्परेचर सेट कर दिया थर्मोस्टेट पे, तो एसी तब तक काम करेगा जब तक कि वो टेम्परेचर रीच नहीं हो जाए, और उसके बाद वो अपना कंप्रेसर बंद कर देगा। जैसे कि आपको पता है कि कंप्रेसर वो पार्ट है जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खाता है। जैसे ही कंप्रेसर बंद होता है, इसका फ़ैन फिर भी चलते रहेगा और वो कूलिंग एयर रोटेट होती रहेगी एक बंद रूम के अंदर। जैसे ही टेम्परेचर एक लेवल तक नीचे आने लगेगा, वापस से कंप्रेसर चालू हो जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी सेविंग मोड है। जो पांचवा है वो क्विक कूल मोड है। ऑब्वियसली ये ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली मोड नहीं है। इसके अंदर हमने समझो एसी 16 से 18 डिग्री पे चालू किया, जबकि नॉर्मल 22 से 24 डिग्री पे है, तो इसको ऑब्वियसली कंप्रेसर को ज़्यादा पावर खींचनी है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खाएगा। जो छठा मोड है वो है स्लीप मोड। स्लीप मोड में होता है कि अगर हमने स्लीप मोड पे एसी ऑन कर दिया है तो ये क्या करेगा, हर 1 घंटे में एक एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते जाता है, जब तक कि +2 डिग्री टेम्परेचर ना हो जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमारा इलेक्ट्रिक कंजप्शन डिपेंड करता है। जैसे कि हमारा रूम का साइज़ कितना बड़ा है, जैसे कि हम कहाँ रहते हैं, हमारी लोकेशन क्या है। जो तीसरी चीज़ जो मैं बोलूँगा थोड़ी अतरंगी लगेगी, कि हमारे वॉल के कलर क्या है। मतलब आपने बचपन में कहीं पढ़ा होगा कि डार्कर कलर एब्जॉर्ब मोर हीट। मतलब जितना ज़्यादा आपका वॉल का कलर डार्क है तो जितना ज़्यादा हीट खींचेगा, उतना ज़्यादा एसी को हीट निकालना है। तो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका एसी कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खींचेगा। कितने लो
लोग एक रूम में प्रेजेंट है, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा हीट निकलेगी उनसे, उतनी ज़्यादा हीट एसी को बाहर फेंकनी पड़ेगी। कितने ज़्यादा इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है आपके घर में, ऑब्वियस ही बात है, सिर्फ इंसान हीट नहीं छोड़ते, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस भी हीट छोड़ेंगे ही, तो उतनी ज़्यादा हीट उनको निकालनी पड़ेगी। तो ये सारे एक्सपेक्ट है, कितना ज़्यादा फर्नीचर है आपके घर के अंदर। और ये भी बोला जाता है कि जब भी आप एक एसी चालू करें तो कोशिश करिए कि आपके जितने भी कबर्ड्स है, ड्रॉर्स है, उनके दरवाजे बंद रखें, क्योंकि वॉल भी हीट एब्जॉर्ब कर। तो बात करते हैं इन्वर्टर वर्सेस नॉन इन्वर्टर एसी में से कौन सा एसी बेटर होता है। तो मैं बता दूं, कंपैरेटिवली नॉन इन्वर्टर एसी थोड़ा चीप होता है इन्वर्टर एसी के मुकाबले, क्योंकि नॉन इन्वर्टर एसी में अगर आप एक टेम्परेचर सेट करते हो थर्मोस्टैट पे, तो वो टेम्परेचर रीच होने के बाद नॉन इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर बंद पड़ जाएगा, और जब रूम टेम्परेचर एक लेवल के बाद वापस नीचे आता है तब जाके कंप्रेसर वापस से स्टार्ट होता है। इन द एंड कंप्रेसर के ऑन ऑफ होने की वजह से इलेक्ट्रिक कंजम्पशन ज़्यादा होती है। कंपैरेटिवली अगर हम देखें इन्वर्टर एसी में, तो इन्वर्टर एसी में जो कंप्रेसर की स्पीड है वो वेरिएबली भी चलती रहती है। अगर आपका थर्मोस्टैट का टेम्परेचर रीच क्यों ना हो जाए, कंप्रेसर थोड़ा स्लो स्पीड में आ जाएगा, बट वापस से अगर रूम टेम्परेचर डाउन जाता है तो वापस से कंप्रेसर वो स्पीड को पकड़ लेगा और वो टेम्परेचर को रीच आउट करने की कोशिश करेगा। इन द एंड इलेक्ट्रिकल कंजप्शन थोड़ी कम होती है इन्वर्टर एसी में। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको इन्वर्टर एसी ही लेना है, ये डिपेंड करता है कि आप रहते कहाँ हो। अगर आप एक पैक एनवायरनमेंट में रह रहे हो जहाँ पर विंडोज़ कम है, डोर्स कम है, इन द एंड वहाँ पर हीट आने की जगह कम है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि आपके लिए नॉन इन्वर्टर एसी भी अच्छा हो सकता है कि आपने एक टेम्परेचर सेट कर दिया, वो टेम्परेचर रीच होने के बाद वो कंप्रेसर बंद करके आप एसी बंद कर सकते हो। इन द एंड कूलिंग रहेगी और आपकी फ़ैन की वजह से वहाँ पर कूल एयर रोटेट होते रहेगी। तो ये डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो बात कर ली जाए कि हमें कितने स्टार वाला एसी लेना चाहिए, तो एकदम सिंपल सा फंडा है, मोर स्टार मोर एनर्जी सेविंग। अब ये बात का ये मतलब नहीं है कि हम 5 स्टार वाला ही एसी ले ले तो हमको ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सेविंग मिलने वाली है। ये डिपेंड वापस से करता है कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है। तो मैं BEE डेटा करके एक साइट है, वो हमेशा अपना डेटा रिलीज़ करती है कोई भी एसी या रेफ्रिजरेटर के ऊपर। तो मैं यहाँ पर आपको शेयर कर रहा हूँ ये डेटा, जहाँ पर आपको राइट साइड में टन्स की कैटेगरी में कितना पावर यूनिट स्पेंड होने वाला है अगर एक एसी 1600 घंटे कंटिन्यूसली चल रहा है, और लेफ्ट साइड में मैंने वहाँ पर स्टार के हिसाब से नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर के हिसाब से बांटा है। तो इसको आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाद में कंपेयर कर सकते हो। तो सेकंड चार्ट है वो एनर्जी कंजप्शन रेटिंग के हिसाब से है 2018, 2020 में और 2021 के हिसाब से। तो इसको भी आप कंपेयर कर सकते हो रिगार्डिंग स्टार रेटिंग्स। जब भी हम एक एसी खरीदने जाते हैं, हमें 2 चीज़ का खास करके ख्याल रखना है। पहला उसमें से है कि एसी के अंदर कौन सी कॉइल यूज़ हुई है, क्या उसमें कॉपर कॉइल यूज़ हुई है या एल्यूमिनियम कॉइल यूज़ हुई है। क्योंकि कॉपर कॉइल वाला एसी थोड़ा महंगा आता है, क्योंकि उसका हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट ज़्यादा है और वो एसी को ज़्यादा सूट करता है। जबकि एल्यूमिनियम कॉइल वाले एसी थोड़े सस्ते आते हैं, क्योंकि वो थोड़े कम टिकते हैं और उसका हीट कोएफिशिएंट थोड़ा कम भी है। सेकेंडली, अब मैं बात करने वाला हूँ जो एसी की जान है वो है कंप्रेसर। इसके अंदर 2 तरीके के कंप्रेसर आते हैं। फर्स्ट है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, दूसरा है रोटरी कंप्रेसर। मैं इनकी डिटेल में वर्किंग के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ कि कैसे काम करते हैं, तो मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स आपको डिटेल में बता देता हूँ। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आसानी से मेंटेन हो जाता है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है और ये हाई प्रेशर पे भी काम करता है। अब जबकि मैं कॉन्स की बात करूँ तो इसके अंदर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। अब बात कर ले रोटेटरी कंप्रेसर के बारे में, तो ये लार्ज ऑफिस और इंडस्ट्रीज़ के लिए सूटेबल है। इसके अंदर से आवाज़ भी कम आती है। जबकि अगर मैं कॉन्स की बात कर लूँ तो ये बहुत ज़्यादा महंगा आता है, थोड़ा रोटेटरी कंप्रेसर थोड़ा महंगा भी आता है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा आपको सूटेबल है उस हिसाब से। तो बात कर ले कि एसी के टॉप ब्रांड कौन से हैं और अभी फ़िलहाल के टाइम पे कौन से टॉप एसी मार्केट में अवेलेबल है और वो कहाँ मिल रहे हैं। तो देखो, ब्रांडिंग डिपेंड करती है कि आपके लोकेलिटी में उनकी सर्विसिंग कैसी है। तो मैंने बहुत मेहनत करके अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन विद टर्न वाइज कैटेगराइजेशन अपने डिस्क्रिप्शन में पोस्ट करी हुई है। वहाँ पर मैंने वैरायटीज़ ऑफ एसीज़ की लिंक दी है आपके हिसाब से। ऑब्वियसली हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, इसलिए मैंने वहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ लिंक पोस्ट करी है जो मेरे को लगता है अभी के टाइम पे फ़िलहाल मार्केट में अच्छे अवेलेबल है। तो प्लीज़ जाके वहाँ पर ज़रूर चेक करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो, प्लीज़ शेयर करो, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।